हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आपको पता है कि आज का जो हमारा डेट है वो क्लास 11th का टॉपिक करवाने का डेट है। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास 11th का होने जा रहा है ना। उसमें इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 11 से रिलेटेड यूनिट डायमेंशंस करवा दिया था, ट्यूशंस। उसके बाद आपका काइनेमेटिक्स हुआ था और एक ग्रेविटेशन चैप्टर्स हुआ था, और प्लस वर्क पावर एनर्जी, जो कि आप मेरे वीडियो में जाएं, मेरे चैनल्स में जाएं, मिश्रा सर कुमार दुबी के नाम से सर्च करें, आ जाएगा। उसमें प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर के सारा वीडियो आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर्स है उस चैप्टर्स का नाम है क्लास 11th का है, बट बहुत ही इजी वे में समझाएंगे और मजेदार तरीके से। उसका नाम है लॉज ऑफ मोशंस। क्या नाम है? क्लास 11 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। देखो, लॉज ऑफ मोशन में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये पहले देख लो। पहला टॉपिक है आपका फोर्स के बारे में पढ़ना है, सेकंड में आपका फ्रिक्शंस के बारे में, और थर्ड में आपका डायनेमिक ऑफ ए सर्कुलर मोशन, है ना। मतलब ये तीन पार्ट आपको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट को आप लोग नोट कर लो, ठीक है। देखो, सबसे पहला पॉइंट फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि फोर्स होता क्या है ना। ये देखो फोर्स के बारे में, चलो देखो बच्चों, सीखते हैं फोर्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, आप फोर्स के बारे में जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे। फोर्स क्या है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, या फिर आप बोल सकते हो फोर्स इज अ फिजिकल रीजन। मतलब फोर्स एक भौतिक कारण होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है तो या तो उस ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज में चेंजिंग आ जाता है या चेंज करने का ट्राई किया जाता है, दैट इज द फोर्स। मतलब फोर्स ऐसा नहीं कि आप फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब आपने फोर्स लगाया तो हो सकता है कि उसका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो जाए या ना भी हो, लेकिन फिर भी फोर्स लगाया गया है ना, तो दैट इज द फोर्स। तो फोर्स एक टाइप का रीजन होता है, फिजिकल रीजन होता है, जिसके द्वारा आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाते हो, है ना, तो उसका पोजीशन में चेंज होता है या चेंज करने का ट्राई किया जाता है, दैट इज द फोर्स। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्यों? क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होगा और प्लस डायरेक्शंस भी होता है ना, इसीलिए फोर्स को एक वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। दूसरा पॉइंट कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, वो न्यूटन होता है। आपको याद रखना होगा, ऐसा यूनिट न्यूटन, या फिर एम्पियर यूनिट क्या होता है, न्यूटन। हम सारा नोट्स में करवाएंगे अभी। देखो, तो फोर्स क्या होता है, सीधा लिखेंगे कि फोर्स इज ए फिजिकल रीजन। फोर्स इज ए फिजिकल रीजन which applied on the body, then its position changes or try to change, है ना। उसके बाद देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी लिखते हैं, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज, रीजन दे सकते हो, नहीं जानते हो तो, इट हैव ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखो, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ऐसा यूनिट न्यूटन, है ना। आप MKS यूनिट को भी न्यूटन बोल सकते हो। अच्छा, CGS यूनिट क्या होगा? तो CGS यूनिट होता है डाइन। CGS यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट होता है फोर्स का, डाइन, ठीक है। मतलब देखो, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, दिमाग में आप रख सकते हो ना। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन? तो 10⁵ डाइन, ठीक है। अब देखो, हम लोग आते हैं फॉर्मूला पर। तो फोर्स इक्वल टू होता है, बेसिक फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप इसको फोर्स इक्वल टू ma लिख सकते हो, है ना। समझ में आई बात? अब उसके बाद देखिए, एक नॉर्मल यूनिट आप निकाल सकते हो मास का, केजी, एक्सेलरेशन का मीटर सेकंड इनवर्स, दैट मींस केजी मीटर सेकंड इनवर्स। आप डायमेंशन भी दे सकते हो, नॉर्मल चीज पहले सीख लो। मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का LT-2, यानी कि MLT-2। समझ में आया बात? आपने फोर्स के बारे में बहुत कुछ सीखा, है ना। अभी और भी चीज सीखने वाला है, पहले इसको नोट कर देते हैं।
देखो हम लोग आते हैं अब कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाई, उसको हम लोग डिराइव करते हैं। देखो कैसे, पहले फोर्स इक्वल टू हमने बताया मास इनटू एक्सेशन, तो आप मास इनटू एक्सेशन की जगह पे वेलोसिटी बाय टाइम भी ले सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ पर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, व्हाट इज द मोमेंटम। मोमेंटम मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। देखो मास इनटू वेलोसिटी यहाँ पर है ना, तो फोर्स इक्वल टू आप मोमेंटम बाय टाइम भी ले सकते हो। बात समझ में आई? मतलब कि आप ऐसा ले सकते हो कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो फोर्स इक्वल टू dp बाय dt ले सकते हैं। dp का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, चेंज इन मोमेंटम और बाय चेंज इन टाइम है ना, दैट इज द डिफरेंशिएशन। मतलब फोर्स इक्वल टू dp बाय dt, तो चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। अब देखते हैं हम लोग कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना टाइम, तो कैसे आता है ना, इसके बारे में भी सीखते हैं। तो पहले लिखेंगे फोर्स का यूनिट, तो केजी मीटर सेकंड इनवर्स टू। तो यहाँ पर देखो 1 न्यूटन, यहाँ पर 1 केजी, 1 मीटर, 1 सेकंड इनवर्स टू। तो 1 केजी इक्वल टू कितना ग्राम होता है भाई, 1000 ग्राम। 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 सेकंड इनवर्स टू। यानी कि आपका हो गया 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2, मतलब 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स टू। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स टू, दैट इज द सीजीएस यूनिट। तो आप इसको डाइन दे सकते हैं, है ना, ठीक है, समझ में आई बात। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में भी चलेंगे। नोट करो पहले, देखो अब हम लोग आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें आपको पता है कि न्यूटन्स ने 3 लॉज दिया था। पहला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। चलो फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरे भाई फर्स्ट लॉ होता क्या है, देखो सुनो ध्यान से। जैसे मान लो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो होता है ना, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो वह उसी पोजीशन में रहना चाहेगा जिस पोजीशन में वो था। कब तक, जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, तब तक उसका पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यही हमारे न्यूटन जी ने कहा था, ठीक है, जो कि बहुत ही सम्मानित साइंटिस्ट है ना। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं कि व्हेन द बॉडी इज इन मोशन इज इन रेस्ट, है ना। व्हेन द बॉडी इज इन मोशन और इन रेस्ट, देन इट वांट टू बी ऑन पोजीशन व्हेनेवर एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट बी अप्लाई, है ना। जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। समझ गए बात को। अब देखो हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि व्हेन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज इन मोशन और इन रेस्ट, then it want to be on position whenever it does not apply the एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स, है ना। मतलब देखो एक बात और कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ होता है ना, उसको लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसको हम लोग दिस लॉ इज ऑल्सो नॉन एज लॉज ऑफ इनर्शिया। ये जैक बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ इनर्शिया भी। सबसे पहला पूछोगे बच्चे कि सर इनर्शिया क्या होता है। सही बात है भाई, इनर्शिया एक्चुअल में होता क्या है इसके बारे में जानते हैं ना, जानना चाहते हो। इनर्शिया क्या होता है, देखो इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो अगर हम ऐसे स्ट्रेट खड़े, ठीक है,
मेरे पे कोई ने किसी ने धक्का देना चाहता है, ठीक है, पीछे से ढकेलेगा, तो हम बॉडी को पूरा स्ट्रेट कर देंगे, तो कुछ सेकंड के लिए हमारा बॉडी स्ट्रेट रह सकता है। मतलब वो जो कुछ सेकंड के लिए हमारे अंदर से एक फोर्स लगा, रेसिस्टिव फोर्स, जो कि मेरे उसके बल को, उसके फोर्स को रोक रहा है, जो मेरे को धक्का दे रहा है, दैट इज द इनर्शिया। इसको एक और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे देखो फैन, ठीक है, आप मान लेते हैं कि फैन को आपने ऑफ स्टार्ट किया, ठीक है, तो फैन क्या होगा, मोशन में है। तो मान लेते हैं मोशन में है, तो अगर फैन को आप बंद करते हो, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करते हो, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स जो फैन में लग रहा था, जिसके माध्यम से वो घूम रहा था, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर ऑफ कर दोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ कर दोगे, तो तुम्हारा फोर्स तो जीरो हो गया ना, ठीक है। लेकिन फिर भी 5 सेकंड या 6 सेकंड तक पंखा क्या होता है, घूमते रहता है, उसके बाद वो रेस्ट में आता है। मतलब वो 5 सेकंड तक जो मोशन में था, वो किसके कारण से था, वो इनर्शिया के कारण से था। मतलब कि पंखा का अपना कुछ फोर्स लगाया, जो कि वो कुछ समय तक वह मोशन में रहना चाहता था, ठीक है, दैट इज द इनर्शिया। मतलब इनर्शिया एक टाइप का इंटरनल फोर्स होता है किसी भी बॉडी का, जिसके द्वारा वो बॉडी जो है ना अपना पोजीशन को मेंटेन कर सकता है, दैट इज द इनर्शिया, ठीक है। मजा आएगा। मेरे ऑनलाइन क्लास को आप लोग ज्वाइन करें, ट्यूशंस को ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से सीखें। क्लास 11th का घर बैठे नोट्स बना सकते हो। देखिए, तो इनर्शिया सीधा हम लोग लेंगे कि इट इज एन इंटरनल फोर्स, इट इज एन इंटरनल फोर्स विच इज used to maintain the original position. This is known as inertia. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, है ना। तो इनर्शिया दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। तो एक हुआ इनर्शिया ऑफ मोशन और एक हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आई बात। ये गमछा हम इसीलिए रखते हैं कि मेरा पसीना जो आता है ना, फैन बंद रहता है तो हम इसको पोंछते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको पहले आप लोग नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ के बारे में। देखो, अब हम लोग आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। तो न्यूटन सेकंड लॉ समझने से पहले मोमेंटम समझा देते हैं। देखो, मोमेंटम, एक्चुअल में मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी का मास एंड वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट को मोमेंटम बोला जाता है। मतलब सीधा लिखोगे कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज नॉन एज मोमेंटम। उसके बाद देखो, तो मोमेंटम इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, बिकॉज इट हैव ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज मोमेंटम, ठीक है। अब देखो, तो मोमेंटम को आप लोग डेनोट किससे करेंगे, तो इट इज डेनोटेड बाय p, है ना। तो मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना। अब आप लोग देखो, तो मोमेंटम डिपेंड किया मास पर, यानी कि p1 बाय p2 इक्वल टू m1 बाय m2। दूसरा डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर करता है, तो p1 बाय p2 ले लो इक्वल टू v1 बाय v2, है ना। समझी बात को। दैट इज द मोमेंटम। मतलब एक बात याद रखना
अगर दो बॉडी है, दोनों बॉडी में जिसका मास ज्यादा रहेगा उसका मोमेंटम भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये एक ट्रिक्स होता है कि अगर मास ज्यादा है ना किसी भी चीज का तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। आप लोग नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट सेकंड लॉ के बारे में आते हैं। देखो अब हम लोग आते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ के बारे में। ठीक है, तो देखो लिखते हैं पहले कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है। न्यूटन्स सेकंड लॉ है ना, व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ। देखो मेरे भाई, न्यूटन सेकंड लॉ का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। आपने जितना फोर्स लगाया वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का, है ना। मतलब कैसे, देखो इधर जैसे ये एक बॉडी है, मान लेते हैं ये बॉडी है, इसका मास m है ना। तो आपने इसे फोर्स लगाया इस पर, अगर फोर्स लगाते हैं पहले तो ये रेस्ट में रहेगा, है ना। तो अगर आप इस पर फोर्स लगाते हैं तो इसका जो वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी u होगा, है ना। तो अब देखो, तो u तो यहाँ पर 0 होगा और फोर्स लगाओगे तो ये फिर आ जाएगा, मान लेते हैं b पोजीशन पर। इसका मास m ही रहेगा बट इसका वेलोसिटी चेंज होकर फाइनल में आ जाएगा, है ना। तो हुआ क्या जानते हो, देखो एक बॉल था, उसका मास स्मॉल m था, तो अभी रेस्ट पोजीशन में रुका हुआ है, तो उस समय वेलोसिटी तो 0 होगा, तो u का मान हमने 0 लिया। जैसे ही फोर्स लगाओगे धक्का दोगे आगे की ओर बढ़ेगा b पोजीशन पर, ठीक है। तो उसका मास m बट वेलोसिटी फाइनल में चला जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर, तो सीधा हम लोग यहाँ पर मोमेंटम लेंगे p1 और यहाँ पर मोमेंटम लेंगे p2, है ना। तो हम 0 नहीं करके हम u ही रखते हैं। अब देखो, तो करना क्या है आपको, सीधा लेट p1 and p2 are initial and final momentum, initial and final momentum। पहले हम इसका लॉ लिखते हैं आप लोगों को। देखो लॉ क्या बोले हमने कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम of a body is directly proportional to applied force, directly proportional to applied force। मतलब क्या कि देखो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हो, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, फाइनल मोमेंटम p2 माइनस p1। अब रेट ऑफ चेंज लिखना है, रेट ऑफ चेंज, तो रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड देना, तो p2 माइनस p1 बाई टी। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p2 माइनस p1 बाई टी। अब प्रोपोर्शनल हटाओगे कांस्टेंट k लगाओगे, तो p2 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, मास इनटू वेलोसिटी होगा, mv माइनस mu बाई टी, मतलब k इक्वल टू 1। तो मेरे भाई m कॉमन ले लो, v माइनस u बाई टी, दैट मीन्स देखो v माइनस u बाई टी दैट इज द एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू प्रूव हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। पता है न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स इक्वल टू m a ही प्रूव होता है, मतलब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को ही प्रूव किया जाता है। दूसरी बात कि आप न्यूटन सेकंड लॉ का दूसरा नाम भी तो जान लो, इसका दूसरा नाम होता है रियल लॉ बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, रियल लॉ ऑफ मोशन। याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा, रियल लॉ ऑफ मोशन। मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम हुआ लॉज ऑफ इनर्शिया और न्यूटन सेकंड लॉ का नाम हुआ दूसरा नाम रियल लॉ, ठीक है। तो ये हुआ आपका न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशंस के बारे में, जिसमें हमने फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को प्रूफ किया, है ना। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, थोड़ा इसको रफ करते हैं। देखो जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो थोड़ा ध्यान रखना। अगर हम लोग चाहें इसको तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग अल्टरनेटिव मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं, अल्टरनेटिव मेथड से, ठीक है। कैसे, मतलब सीधा हम लोग लिखेंगे कि फोर्स इक्वल टू dp बाई dt। तो अब मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, p की जगह पर मास इनटू वेलोसिटी बाई dt, है ना। तो फोर्स इक्वल टू मास तो कांस्टेंट था, बाहर निकलेगा
dv/dt। तो भैया मेरे dv/dt पढ़ाया था हमने आपको, नहीं पढ़ाया तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और उसमें काइनेमेटिक्स का सर्च करें। dv/dt का मतलब होता है एक्सलेशन, dv/dt मतलब एक्सेलेरेशन होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो आप अल्टरनेटिव मेथड से भी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन को प्रूफ कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। पहले नोट, देखो अब हम लोग आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। न्यूटन थर्ड लॉ, देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, मतलब आप जितना फोर्स लगा करके किसी बॉडी को फेंकते हैं उतना ही फोर्स से वो रिटर्न आता है। जैसे मान लो एक बॉल लो, दीवार पर जितना फोर्स से मारोगे उतना फोर्स से रिटर्न आएगा, दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब देखो जितना फोर्स से, मान लो एक दीवार है, ठीक है, यहां पर बॉल है, इस बॉल को आपको धक्का देना है, तो आप जितना फोर्स, मान लो F1 फोर्स लगा के यहां पर गया, ठीक है, तो वह F1 फोर्स से क्या होगा, रिटर्न होगा F2 से, मतलब F1 बराबर F2, दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहां पर लिखते हैं F1 इक्वल टू माइनस F2, माइनस का मतलब ये शो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हुआ आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब माइनस से इधर लाओगे तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। मतलब नेट फोर्स किसी बॉडी पर क्या होता है, 0 होता है ना। नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स 0 होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ बोला जाता है, ठीक है। पहले इसको नोट करो। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं इम्पल्स के बारे में, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, देखो IMPULSE, इम्पल्स। देखो इम्पल्स का मतलब होता है ना कि जैसे कोई भी, मान लो बॉल को अगर क्रिकेट खेलते हो तो बॉल अगर ऊपर से आ रहा है तो हम लोग जब कैच पकड़ते हैं, मान लो ऐसे बॉल आ रहा है तो कैच पकड़ते हैं, हल्का डाउन करते हैं ना, हल्का डाउन, मतलब वो जो बॉल है, बॉल पूरा प्रेशर से आ रहा है, मतलब वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो वो फोर्स भी लगा रहा है। तो वो जो मेरे हाथ में फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को कम करने के लिए थोड़ा पीछे किया जाता है, दैट इज द इम्पल्स। मतलब फोर्स और एवरेज टाइम को प्रोडक्ट निकालेंगे, दैट इज द इम्पल्स। मतलब सीधा आप लिख सकते हो कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड एवरेज टाइम by the body is called impulse। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पल्स। मतलब इम्पल्स को डिनोट करेंगे I से, तो फोर्स इंटू टी, ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया, है ना। आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हो इम्पल्स का। इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकंड, यानी कि न्यूटन सेकंड। इसका डायमेंशन क्या होगा, तो फोर्स का डायमेंशन mL/t-2, टाइम का t यानी कि mL/t-1। आप इसका डायमेंशन ले सकते हो, है ना। और एक बात देखो, मोमेंटम का भी हमने डायमेंशन बताया था, मास इनटू वेलोसिटी, मास का m, वेलोसिटी का Lt-1 यानी कि mL/t-1। तो भाई देखो मोमेंटम और इम्पल्स ये दोनों का सेम डायमेंशन आया, सेम डायमेंशन, इसको भी दिमाग में रखना है ना। तो इम्पल्स को थोड़ा डिराइव भी कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करके। देखो बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, तो फोर्स इक्वल टू dp/dt, तो dp बराबर लिख सकते हो फोर्स गुना dt। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा, दोनों साइड लगा दिए। अब लिमिट लेना है तो d के साथ p है, तो मान लेते हैं हम लोग P1 से, इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम, f d के साथ t है 0 से t, तो dp का इंटीग्रेशन p आएगा P1 से P2, फोर्स कांस्टेंट बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, मतलब P2 माइनस P1 इक्वल टू f अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो P2 माइनस P1 इक्वल टू F इंटू टी। भैया मेरे F इंटू टी फोर्स गुना टाइम ही तो इम्पल्स है, यानी I बराबर फॉर्मूला आया P2 माइनस P1। आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इम्पल्स का हमने एक ये फॉर्मूला बताया और दूसरा ये फॉर्मूला बताया, है ना। तो आप इसके जगह पर ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि इम्पल्स, ये देखो, इम्पल्स इक्वल टू P2 के जगह पर मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ये भी यूज कर सकते हो, है ना। तो आपको हमने इम्पल्स का तीन फॉर्मूला बताया। तो एक बात याद रखना कि इम्पल्स को हम लोग चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं। इम्पल्स को क्या बोलते हैं? चेंज इन मोमेंटम। थोड़ा रफ कर रहे हैं, नोट करो। देखो, इम्पल्स याद रखना, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, है ना। ये लाइन को भूलना मत। क्यों? क्योंकि I इक्वल टू P2 माइनस P1, यही तो फॉर्मूला हमने प्रूफ किया, है ना। तो ये कहानी हुआ आपका इम्पल्स के बारे में। अब हम लोग आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। पहले नोट करो। देखो, अब हम लोग आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। जैसे देखो, एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब आप एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ये आप कन्वर्सन कर सकते हो, बट एनर्जी को हम लोग क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब देखो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसमें सीधा लिख सकते हो द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can be transferred from one form to अदर फॉर्म, है ना। एनर्जी को आप ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो बल्ब जलाने के पीरियड में, है ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एक बोलते हैं ना, इन्वर्टर में कौन सा एनर्जी होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, और प्लस हम लोग बोलते हैं उसको स्टोर्स जो करता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, है ना, टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये सारा एग्जांपल आपने देखा। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे आपसे लॉज ऑफ मोशन का ही टॉपिक्स लेके, जिसमें न्यूटन्स सेकंड लॉ को रियल लॉ क्यों बोलते हैं, फिर उसके बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, है ना। बहुत सारा चीज करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे यहाँ तक के ऑनलाइन क्लास को नोट करें घर में, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें, जिससे कि वो लोग को हेल्प हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।